तो आप लोग भी कई बार इस पे चर्चा की है कि भाई थार मरुस्थल का भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून पर क्या प्रभाव हो सकता है। तो हम लोग इसको ही समझने का प्रयास करेंगे। इस फिगर को आप देखिए तो आपको ग्रीष्मकालीन मानसून का कुछ पैटर्न समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भारत के दक्षिण से जा रही है, विषुवत रेखा। 8 डिग्री की अक्षांश रेखा लगभग कन्याकुमारी से होके जा रही है। 16 डिग्री की अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। ये जो आप नीली लाइनें देख रहे हैं ये समताप रेखाएं हैं। जब तक सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत था तो अक्षांश रेखा व समताप रेखा समानांतर चल रही थी, लेकिन जब सूर्य 8 डिग्री अक्षांश पर आया तो अब यहीं से ये अक्षांश समताप रेखाएं जो हैं ये उत्तर की ओर टिल्ट होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्थल और जल का असमान तापन इसका प्रमुख कारण होता है। जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, लेकिन स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे मार्च में सूरज यहाँ पे है 0 डिग्री अक्षांश पर, अप्रैल में 8 डिग्री अक्षांश पर, मई में 16 डिग्री अक्षांश पर और जून में 23.5 डिग्री अक्षांश पर आ गया। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण हो रहा है वैसे वैसे ये जो समताप रेखाएं हैं ये उत्तर की ओर झुक रही हैं, उत्तर की ओर टिल्ट हो रही हैं। क्यों टिल्ट हो रही हैं? तो आपको बताना होगा कि इस पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? थार मरुस्थल का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि थार मरुस्थल जो है एक रेतीला क्षेत्र है। तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और जब तापमान बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर उच्च तापमान निम्न वायुदाब की परिस्थितियां बनेंगी। और वो जो निम्न वायुदाब की परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं समताप रेखा को अपनी तरफ वो आकर्षित कर रही हैं। यानी यहाँ से जो हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं थार डेजर्ट की तरफ जाने का प्रयास करेंगी। तो आपको ये बताना होगा कि जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून है उस पर एक साथ कई दशाओं का प्रभाव पड़ता है और उन एक साथ कई दशाओं में एक प्रमुख जो फैक्टर होता है वो है थार का डेजर्ट। थार का मरुस्थल गर्मियों में उच्च तापमान वाला निर्मित हो जाता है। उच्च तापमान होने के कारण थार मरुस्थल में निम्न वायुदाब की परिस्थितियां विकसित होती हैं और ये जो निम्न वायुदाब की परिस्थितियां होती हैं ये हिंद महासागर से आने वाली नम हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा कि जब मार्च में सूरज विषुवत रेखा पर था तब मानसून की कोई क्रियाविधि नहीं हो रही है, लेकिन जब अप्रैल में सूरज 8 डिग्री अक्षांश पर लंबवत है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके उत्तर वाला भाग भी अब गर्म हो रहा होगा। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को अब विषुवत रेखा को पार करके दाहिने मुड़ना होगा और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ये चलना शुरू करती है। तो जब ये अप्रैल की स्थिति है, अप्रैल में केरल में, कर्नाटक में, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। अप्रैल के बाद मई की स्थिति आ गई। अब मई में जब सूरज 16 डिग्री अक्षांश पर लंबवत है तो इसका अर्थ यह हुआ कि 16 डिग्री अक्षांश के दक्षिण वाला भाग तो गर्म हो ही रहा होगा, इसके उत्तर वाला भाग भी अब गर्म हो रहा होगा। तो अब जो हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिम वाली हवाएं हैं वो 16 डिग्री अक्षांश के उत्तर में भी पहुंचना चाहेंगी। होते जाते जून का महीना आ जाएगा, 21 जून। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाएगा तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित थार का डेजर्ट बहुत तेजी से गर्म हो रहा होगा और वहां पर बनेगी अब तीव्र निम्न वायुदाब की परिस्थितियां। और यही तीव्र निम्न वायुदाब की परिस्थितियां जो थार मरुस्थल में निर्मित हुई हैं वो उन मानसूनी हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो सीधे सीधे एक लाइन का उत्तर ये है कि भारत में मानसून की जो तीव्रता है वो कहीं ना कहीं थार मरुस्थल से सीधे सीधे प्रभावित होता है। थार मरुस्थल का तापमान जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं उतनी ही तेजी से भारत में प्रवेश करेंगी और वो मानसूनी हवा चूंकि हिंद महासागर से होके आ रही है तो अपने साथ नमी लेकर आ रही होगी और भारत में आकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उससे काफ़ी मात्रा में वर्षा भी होगी।
अब प्रश्न ये है, ये तो थार मरुस्थल के प्रभाव की बात हमने कर लिया। एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि जब थार मरुस्थल इतना प्रभावशाली है तो थार मरुस्थल में वर्षा कम क्यों होती है। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ वर्षों में थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन वो वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। भारत के पूर्वी भाग की तुलना में अभी भी पश्चिम भाग में थार के मरुस्थल में वर्षा कम होती है, और इसलिए थार मरुस्थल अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है। भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो थार मरुस्थल में कम वर्षा के लिए उत्तरदायी होंगे, तो आपको बताना होगा कि इसमें जो सबसे पहला कारण है वो है सागर से दूरी। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम सागर तट से नज़दीक होते हैं तो होने वाली वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सागर तट से दूर जाएंगे होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा उसी अनुपात में घटती जाती है। थार का मरुस्थल सागर से काफ़ी दूर है, तो कह सकते हैं कि सागर से दूर होना थार मरुस्थल में वर्षा की कमी का एक प्रमुख कारण बनता है। दूसरा, यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। सापेक्ष आर्द्रता होता यह है कि जब यहाँ से हवाएं, मानसूनी हवाएं जब यहाँ से प्रवेश करेंगी गुजरात से होते हुए और थार मरुस्थल में पहुँचती हैं, तो वो जो हवाएं हैं उनमें संघनन होना लगभग शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये हवाएं थार मरुस्थल में पहुँचती हैं तो थार मरुस्थल में तीव्र संवहन धाराएं निर्मित हुई हैं। तापमान बहुत ज़्यादा है, हवा गर्म होकर बड़ी तेजी से ऊपर उठ रही है। थार मरुस्थल से गर्म होकर ऊपर उठी हुई हवा वायुमंडल में जो संघनित जलवाष्प है, जिसके द्वारा वर्षा लगभग होने वाली है, अब यहाँ से जो हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी उस संघनित जलवाष्प के तापमान को बढ़ा देगी। संघनित जलवाष्प का तापमान जैसे ही बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि वहां पर अब जो सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो घट गई। क्या वर्षा हो पाएगी? अब वर्षा वहां पर नहीं होगी, और पीछे से हवा का दबाव बना ही रहता है, तो वो हवा फिर आगे बढ़ गई और थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाई। मैं इसको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर जगहों पे बार बार यही बताया जाता है कि थार मरुस्थल में वर्षा न होने के पीछे अरावली एकमात्र कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। अरावली विभिन्न कारणों में से एक कारण है। जो अगर आपको ध्यान में रखना है तो सबसे जो प्रमुख कारण हो सकता है वो है सापेक्ष आर्द्रता का कम होना। कि समर सीजन में जब वर्षा काल शुरू हुई तो वर्षा काल में वहां पर टेम्परेचर थार मरुस्थल में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, और वे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ के हवा की सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा को घटा देती हैं, जिसकी वजह से थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है, जो आपने सुना भी होगा, हर जगह इसकी चर्चा रहती है, अरावली पर्वत की स्थिति। अरावली पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ यहाँ पर एक पर्वतीय भूखंड है। आप इसकी सिचुएशन देखिए, ये है अरावली पर्वत, यहाँ पर ये है। तो यहाँ से जब हवाएं जाती हैं तो हवाएं इसके दोनों तरफ से होते हुए आगे बढ़ जाती हैं, और अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं को या चक्रवाती हवाओं को रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, तो जिस वजह से थार मरुस्थल में वर्षा नहीं होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि क्या थार मरुस्थल में वर्षा न होने के पीछे एकमात्र कारण अरावली पर्वत की अवस्थिति है क्या, तो आपको बताना होगा कि ऐसा नहीं है। थार मरुस्थल में वर्षा न होने के पीछे ये तीनों कारण पर्याप्त रूप से जिम्मेदार हैं। एक तो सागर से दूरी, और दूसरा सापेक्षिक आर्द्रता का कम होना, तापमान बढ़ने की वजह से वायुमंडल में जो नम हवाएं हैं जो शीतल हो चुकी हैं, जिनसे संघनन होना शुरू हो गया है, वर्षा लगभग होने वाली है, सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा तापमान बढ़ने से घट जाती है और होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। और तीसरा फैक्टर आप बताएंगे कि अरावली पर्वत नम हवाओं के दिशा में स्थित है, उनको रोकने में सक्षम नहीं होता। तो इन तीनों कारणों की वजह से राजस्थान में वर्षा की मात्रा थार के डेजर्ट के आसपास बहुत ही कम मात्रा में घटित होती है। तो आपको बताना यह है कि भारत में जो भी ग्रीष्मकालीन मानसून की परिस्थितियां बनती हैं,
उन परिस्थितियों का एक केंद्र बिंदु होता है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन दिनों में उच्च तापमान, निम्न वायुदाब की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। थार के मरुस्थल में निर्मित हुई निम्न वायुदाब परिस्थितियां मानसूनी हवाओं को, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, उसको अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती हैं। थार मरुस्थल का तापमान जितना ज़्यादा होगा, मानसूनी गतिविधि, दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग सुनते होंगे। सामान्य रूप से आपके आसपास के लोग कहते हैं ना कि ग्रीष्म काल में जितने ज़्यादा समय तक लू चलेगी, मानसूनी वर्षा उतनी ही ज़्यादा होगी। लू चलने का कॉन्सेप्ट, इसका अर्थ ये हुआ कि लू जितनी ज़्यादा समय तक चलेगी, मतलब थार मरुस्थल जितना ज़्यादा गर्म होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और भारत में उतनी ही अधिक मात्रा में मानसूनी वर्षा प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।